हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का अपना अगला वीडियो है। इस वीडियो को आप थोड़ा महत्वपूर्ण समझते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से जो हमारे टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो एग्ज़ाम में उनका रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसलिए मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ इस विषय पर कि आज के बाद, यानी आज का वीडियो हो गया और आज के बाद में जो भी वीडियो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, जो भी आपकी मैं क्लास यहाँ पर लूँगा, वो सारी क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। क्लियर? क्योंकि आप अगर सिलेबस को उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर आप देखिए, तो ये जो टॉपिक आने वाले हैं वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि जो टॉपिक थे उनसे क्वेश्चंस कभी आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, कोई श्योर नहीं था। लेकिन अब जो टॉपिक आने वाले हैं उनसे क्वेश्चन श्योर रहते हैं और इनका रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहता है और टॉपिक के मुकाबले। तो पिछले वीडियोस में हमने जो देखा था उसके आगे आज हम पढ़ेंगे, और आपको जैसा मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ आपको वैसे वैसे पढ़ते चलना है और मेहनत करना है। अगर आप एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, कंटिन्यू आप क्लास नहीं ले रहे हैं, कंटिन्यू आप नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे मेरी क्लास चाहे किसी भी टीचर की क्लास नहीं ले रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो आप सिलेक्शन छोड़िए, आप उसके नज़दीक भी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। यानी आप कोई भी पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप पहली बात तो अपने शेड्यूल में निरंतरता रखिए। आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी निरंतरता रखिए। कोई भी चीज़ होता है, अगर आपने ड्रीम बड़ा देखा है ना, तो उसके लिए सेक्रीफाइस उतना बड़ा चाहिए। जैसे अगर मैं आपको देख लूँ कि अगर आपके बारे में मैं आप एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे अगर आप कोई छोटा ड्रीम देखते हैं तो उसके लिए आपको कम पढ़ाई करनी होती है। अर्थात अगर आप छोटा ड्रीम देखते हैं तो उसके लिए सेक्रीफाइस उतना ही छोटा होगा, यानी कम सेक्रीफाइस करना होगा। अगर आप बड़ा ड्रीम देखते हैं तो उसके लिए बड़ा सेक्रीफाइस होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि क्या यूपीएससी वाला बंदा या एमपीपीएससी वाला बंदा या किसी भी स्टेट पीसीएस वाला बंदा उतनी ही मेहनत करता है जितना एक वनडे एग्ज़ाम वाला मेहनत करता है? हाँ, वनडे एग्ज़ाम से मतलब है जैसे एसएससी हो गया, ठीक है ना, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, छोटे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या ये दोनों यूपीएससी वाला स्टूडेंट एस्पिरेंट और ये जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनका एस्पिरेंट बराबर क्या मेहनत करते हैं? नहीं करते ना। मेरा कहने का मतलब ये है, जितना बड़ा ड्रीम होगा सेक्रीफाइस भी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। तो अगर आप सेक्रीफाइस बड़ा कर सकते हैं तो ही आप बड़े ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। अर्थात आप सोचिए भी मत, क्योंकि अगर छोटे बड़े ड्रीम को अगर कोई बिना सेक्रीफाइस के, बिना संघर्ष के कोई अचीव कर सकता था तो हर एक कोई अचीव कर लेता। ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ कि आपके शेड्यूल में, आपके हर एक दिनचर्या में अगर निरंतरता नहीं होगी तो आप इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, अगर आप किसी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए, उसके लिए जितनी भी नीड होती है पढ़ाई के लिए, उतनी आपको उसको निरंतर देनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए, तो आज का भी हमारा टॉपिक है, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो यहाँ पर मैं आपके लिए जो सीरीज लेके आया हूँ एमपीजीके की, वो एमपीपीएससी और एमपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हो गए, एमपीपीएससी हो गया, सभी के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं जिनमें एमपीजी के सिलेबस में रहता है। ओके। और यहाँ पर जो अपन कंटेंट पढ़ रहे हैं वो कंटेंट के साथ साथ मैं कराता चलता हूँ, मैप भी कराता चलता हूँ, ताकि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप एक चीज़ से बहुत चीज़ों के क्या करते चलेंगे, लिंक करते चलेंगे। ओके। तो चलें हम। ओके। आज का जो हमारा विषय है वो मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। देखो, भू का मतलब होता है पृथ्वी यानी जमीन, और गर्भ का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर गर्भ में। जैसे माता का गर्भ होता है, वैसे पृथ्वी के गर्भ की जो संरचना है उसको आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं, यानी मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। मेरी ये बात जो आज मैंने आपसे की है उसको आपको याद रखना है।
अपनी पढ़ाई में निरंतरता अगर आप नहीं रखोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ये बात आपको याद रखना है। तो भूगर्भिक संरचना को हम पढ़ेंगे। इसको क्या है, चट्टान के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे पृथ्वी पर मध्य प्रदेश में जो चट्टानें हैं उनका हम काल पढ़ेंगे, यानी कौन से काल की चट्टानें हैं। जैसे आर्कियन काल की चट्टान है, धारवाड़ की चट्टान है, कडप्पा की चट्टान है, विंध्यान की चट्टान है, गोंडवाना की चट्टान है, दक्कन ट्रैप की चट्टान है और टर्शरी युग की। ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इनको समझते हुए चलिए, यहाँ पर मैंने मैप के द्वारा भी कराया है। आर्कियन आद्य चट्टानें, ठीक है, ग्वालियर श्रेणी, दक्कन ट्रैप, विंध्यन चट्टानें, बिजावर श्रेणी, गोंडवाना क्षेत्र और धारवाड़। तो आपको अगर मैप में मैप के थ्रू अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोंडवाना लैंड के दक्षिण में कौन से प्रकार की चट्टान है या दक्षिण पश्चिम में, तो ये देखिए यहाँ पर धारवाड़ की, ठीक है, गोंडवाना, और ये एक यहाँ पर भी गोंडवाना, यहाँ पर, तो ये ऐसे जो संरचना दी गई है वो गोंडवाना है, ठीक है। तो गोंडवाना के गोंडवाना के बीचों बीच कौन सी चट्टान है, तो कौन से चट्टान है, धारवाड़ की। क्लियर हो गया ना। और मालवा के क्षेत्र में कौन सी चट्टानें आती, इधर मैंने आपको जब पठार पढ़ाए थे तो मैंने आपको पढ़ाया था इधर का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता, मालवा का। तो इधर कौन सी चट्टान है, दक्कन ट्रैप और क्रेटेशियस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्कियन चट्टानें। सबसे प्राचीन चट्टान है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में अगर हम सबसे पुरानी चट्टानों की बात करें तो सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है, मध्य प्रदेश की या भारत की। भारत की भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं, आर्कियन चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था। तो इन चट्टानों का निर्माण कब हुआ था, इस समय आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस या ईस्ट का निर्माण हुआ है। अब ये आग्नेय चट्टानें क्या होता है, पहले ये समझिए। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उससे जो लावा निकलता है, तो लावा से ये चट्टान नुमा संरचना बन जाती है। तो जो ज्वालामुखी से बनी हुई यानी आग से बनी हुई जो संरचना होती है, लावा से बनी हुई संरचना होती है, उसको आग्नेय संरचना चट्टान बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके रूपांतरण यानी कई अरबों साल पहले की बात है या लाखों साल पहले की बात है, जब आग्नेय चट्टानों थी पहले, तो उसमें क्या हुआ, उनमें रूपांतरण हुआ, ठीक है। तो उसमें से उस वजह से इनमें क्या हो गया, नीस और ईस्ट का निर्माण हुआ। अब ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी चट्टान है। यह बुंदेलखंड के पठार, टीकमगढ़ में, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। अब ये आर्कियन चट्टानें आपको कहाँ दिख रही हैं, ये दिख रही हैं यहाँ पर दिख रही। तो यहाँ पर जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये दिए गए। तो इस क्षेत्र में ये चट्टानें पाई जाती हैं। क्लियर हो गया ना, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इनमें जीवाश्म पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता, यानी जीवों के अंश नहीं पाया जाता। अभी इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो आग्नेय चट्टानें होती हैं यानी जो आग से बनी हुई है, उसमें कौन सा जीवाश्म कैसे आ जाएगा, कोई भी जीव यानी छोटा भी सूक्ष्म जीव भी, कोई कीड़े मकोड़े कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आग में होंगे भी वो तो जल गए होंगे। क्लियर। और इन चट्टानों का निर्माण ये ऊपर से तो नहीं होता है। अब ये चट्टान ऐसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो लावा कहाँ से निकलता, अंदर से निकला। अब अंदर तो कोई जीवाश्म है ही नहीं, तो उसी के निकलने से चट्टानों का निर्माण हुआ है। क्लियर हो गया। तो इनमें भी क्या नहीं होगा, जीवाश्म नहीं होगा, रटने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये अत्यधिक प्राचीनतम है, ये सब यहाँ पर इस वक्त पहले समझ चुके हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है धारवाड़ चट्टानें। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा।
अब कौन सी हैं? धारवाड़ चट्टानें। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से अगर अब ये चट्टानें बन गई, इनमें अपरदन हुआ। अपरदन तो आप समझते ही हैं, जैसे ये चट्टानों पे जैसे बारिश हुई, ठीक है, बहुत विशाल विशाल चट्टान, बारिश से इनके जो भी अवशेष होते हैं वो बहकर आ गए, तो उनसे जो चट्टानें बनती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? धारवाड़ चट्टानें। अगर आपसे इनका क्रम पूछा जाता है तो भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपसे क्रम पूछा जाएगा, जैसे आर्कियन चट्टान नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर धारवाड़, तो आपको आर्कियन से ही ये बनी है तो पहले आर्कियन बनी होंगी, उसके बाद में धारवाड़ की बनी होंगी। क्लियर? तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी चट्टानों का निर्माण पहले हुआ है, क्योंकि पेपर में ये पूछ लेते हैं आपसे, इनका काल पूछ लेते हैं, है ना। आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से, ठीक है, इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अत्यधिक रूपांतरित होने के कारण इनमें जीवाश्मों का अभाव रहता है, इनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। यह संकोली श्रेणी, यानी जबलपुर में एक श्रेणी है संकोली श्रेणी, चिल्पी श्रेणी बालाघाट में है, एवं सौंसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इनमें प्रमुख खनिज कौन सा पाया जाता है? मैग्नीज। क्लियर? इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ। अब ये चट्टानें सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं फैली हैं, ये चट्टानें कर्नाटक तक भी फैली हैं। सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? मैग्नीज, और इसके अलावा थोड़ी बहुत कम मात्रा में और भी खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगली हमारी चट्टान है वो है कडप्पा, नोट कटप्पा। क्या है? कडप्पा। यहाँ पर हीरा छपा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन चट्टानों में हीरे पाए जाते हैं, ठीक है। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण, धारवाड़ की क्रम की चट्टानों, अब जो जैसे आर्कियन चट्टानों के अपरदन से धारवाड़ की चट्टानें बनी, अब धारवाड़ की चट्टानों के अपरदन से कडप्पा की चट्टानें बनी, तो आपको सीक्वेंस बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ। यह बिजावर श्रेणी, पंदा, सतना, छतरपुर और ग्वालियर श्रेणी में पाई जाती है। यह प्रमुख खनिज कौन सा है? हीरा है। इनका आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर इसका नाम कडप्पा चट्टानें रखा गया। अब विंध्यान श्रेणी, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सीमेंट, चूना पत्थर सीमेंट इस पाए जाता है यहाँ पर, ठीक है। सीमेंट मतलब उद्योग खोले गए, सीमेंट पाई नहीं जाती, सीमेंट बनाई जाती है। कडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। इनके बाद यह मध्य प्रदेश के कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के जो सर्वाधिक सीमेंट उद्योग है वो इन्हीं क्षेत्रों पर है, इन्हीं क्षेत्रों पर इन्हीं चट्टानों पर क्या है? आश्रित हैं। चले आगे, गुड। कहीं पे भी आपको कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत इजी। आपको ये क्रम याद रखना है और सभी का क्रम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 4 चट्टानों का क्रम याद रख लीजिए और आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। क्रिटेशियस युग की ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्फटिक यानी क्वार्ज व डोलोमाइट, ठीक है, अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। इन्हें बैसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है, या पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा में पाई जाती हैं। फिर है गोंडवाना चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कार्बोनिफेरस युग से लेकर जोरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। यह पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बुंदेलखंड में पाई जाती है। यहाँ पर कोला की चट्टानें पाई जाती हैं, यानी इन चट्टानों में कोला पाया जाता है। फिर टर्सरी चट्टानें, इनको ये सबसे नवीन चट्टानें हैं, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती हैं? नर्मदा व सोन घाटी में। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के युग और प्रमुख शैल समूह पे कर नज़र मार लीजिए।
नवीन युग, इसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बस एक बार आप देख लीजिए और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए आगे, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं हम। पन्ना के हीरे की खान, पन्ना के हीरे की खान बिजावर श्रेणी में कुछ अल्प मात्रा में अपर विंध्यान श्रेणी में पाई जाती है। तो जो पन्ना के जो हीरे हैं उनकी जो खान यानी खदान है वो बिजावर श्रेणी में और कुछ अल्प मात्रा मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में अपर का मतलब ऊपरी विंध्यान श्रेणी में पाई जाती हैं। प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों में से संगमरमर प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले की भोगान नदी से हीरे प्राप्त होते हैं। मझगवा पन्ना, हेनोता पन्ना व कोटारिया पन्ना यानी कोटारिया सतना से हीरे की खान है, ठीक है। और कुछ याद नहीं करना आपको इसमें से। अब जो हमारा नदियों का टॉपिक है इसको मैं कल ही स्टार्ट करूंगा और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इजी वे में पढ़ना है और बिल्कुल भी रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ आज का ये चित्र के बारे में। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, तो इधर जो नदियाँ दी गई हैं पूर्व की ओर प्रवाहित वाली नदियाँ दी गई हैं, ऊपर जो दी गई हैं उत्तर की ओर प्रवाहित वाली नदियाँ दी गई हैं, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर। अब इसको भी हम मैप के द्वारा समझेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं रटिए। आप बिगिनर हैं, आप पहली बार क्लास ले रहे हैं या पहली बार आप ऐसे तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, ज्योग्राफी विशेषकर, है ना। इसको पूरा मैं मैप से समझाता हुआ चलूँगा, ओके, ठीक है। तो जितना मैंने आज पढ़ाया है उतना आपको पढ़ते हुए चलना है। मैं आपको फिर समझा देता हूँ, जितना बड़ा ड्रीम उतना बड़ा सेक्रीफाइस। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए, दिमाग में थोड़ा घुसेड़ के रखिए कि हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, सपने हम यूपीएससी के पीएससी के देख रहे हैं, तो 2 घंटे में तो आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाएंगे गवर्नमेंट जॉब का। अभी वर्तमान स्थिति की मैं जो बात कर रहा हूँ, कम से कम आपको 5 घंटे पढ़ना है, कम से कम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, कम से कम आपको 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप पुलिस का एग्ज़ाम, कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जाते हैं, फॉरेस्ट के एग्ज़ाम देने जाते हैं, पहले फिजिकल नहीं होता है, पहले पेपर होता है। तो पेपर में कौन बैठता है एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, उसको लगता है कि उसके प्लान बी के तहत उसको यूपीएससी में अगर नहीं हुआ तो वो एग्ज़ाम दे सकता है, तो वो लोग भी दे सकते हैं। अब सोचिए उनका आईक्यू क्या रहा होगा। मैथ भी उनका अगर इतना हल्का नहीं रहता जितना कि आप लोगों को लगता है कि यूपीएससी वालों का मैथ या पीएससी वालों का मैथ हल्का रहता है, क्योंकि 12th तक तो पढ़ाई आपने उन्होंने साथ में की है और समान सब्जेक्ट से की है ना। और सोचिए जीके में वो क्या हाल करेंगे। तो मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको कम से कम 5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको नहीं बोल सकता, कम से कम 5 घंटे पढ़ना है। ज़्यादा आप 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।